हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। हम रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स कर रहे थे और आई थिंक लास्ट में हमने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन कराया, एक बर्ड फिश प्रॉब्लम भी कराई। तो अब हम उससे आगे करते हैं। यस, लेट अस गो टू द लेक्चर। ये देखिए, बर्ड फिश प्रॉब्लम मैंने करा दी थी और इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था कि बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है और एक ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो उसको बीकर आधा खाली आधा भरा नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कुछ बुक्स में बच्चे ये रॉन्गली एक्सप्लेन्ड है, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। एक मैं आपको और कह रहा था, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको भी देखो। फील्ड ऑफ व्यू पे सारा डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कौन है उस पर डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर आप किसको ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन सिंपल या डिफिकल्ट बन सकता है। सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक हमारे पास मिरर है, मैं एक बार दिखा दूं। ये मिरर है और ये बच्चे ऐसा छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा थिकनेस भी है इसकी। ठीक है, इसके कुछ थिकनेस भी है और इसकी थिकनेस सपोजिंग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपसे पूछा जा रहा है। और इसके सामने एक बच्चे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ये नेचुरली ग्लास है, बाहर हवा है और इधर भी हवा है, सही है। ये ऑब्जेक्ट रखी है और यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखी है और इसकी जो इमेज है वो बच्चे जो सिल्वर्ड जहाँ पॉलिश कर रखा है हमने, उससे 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है। दिस इज द इमेज। ये किसको दिख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है। ये ऑब्जर्वर है बच्चे, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर sees image 10 centimeter behind the silvered surface of mirror। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान से करना। तो इन्हीं क्वेश्चन से थोड़ा टफ लगता है रे ऑप्टिक्स, तो उनको मैं आपको पैट बना दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं करनी है, बहुत ही आराम से मैं इसको कराने वाला हूँ। देखिए, अब इसमें बच्चे जो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वर किधर है बोलो? हवा में है, एयर में है। तो जब एयर में है तो आपको पता है कि जो असली में, ये देखो बच्चे, असली में आपके पास ये है कितनी थिकनेस, ये दिख रही है ना आपको, ये थिकनेस है, ये सिल्वर सरफेस ये है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये रहा ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस दूर है ये? 10 सेंटीमीटर दूर है। ये ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जर्वर बन गया, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। अब ऑब्जर्वर यदि बच्चे इसको देख रहा है तो ये जो फेस है आपके पास इधर वाला, ये जो सरफेस है ग्लास स्लैब की बॉटम, आपको बताया कि ये शैलो नजर आएगा। कि कहाँ नजर आएगा इसको? इधर कहीं, ऐसे हो जाएगा नहीं ये। अब ध्यान रखना, जब इधर नजर आएगा तो ये कितना था? 8। तो इसका ये चीज कितनी हो गई? 8 बाई म्यू, यदि मैंने म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया है।
म्यू आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यस, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ थिक प्रिज्म, सॉरी थिक मिरर। तो 8/μ ये हो गया, तो 8/μ ये है, तो ये कितना हो गया होगा, दिस इज 8 माइनस 8/μ। अब आपको ये लगना चाहिए कि मिरर, मैंने क्या बताया था कि मिरर के सामने, अब मिरर बच्चे ये है, मिरर का इतना मिरर मानो, कितना मिरर, इतना, तो ये डिस्टेंस कितना है मिरर के सामने, जितना ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8/μ। हो गया नहीं हो गया, इतना ही पीछे इसकी इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज बन रही है, जिसको आप इमेज कह रहे हो, ये, तो ये जो इमेज है ये कितनी होनी चाहिए, ये इमेज बननी चाहिए, किसको, ऑब्जर्वर को दिखनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, ये भी आपके पास इतनी होनी चाहिए, 8/μ प्लस 10, ये होनी चाहिए नहीं। लेकिन उसने कहा है ऐसा नहीं है, ये तो भाई यहाँ से 12 है, ये तो 12 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करें, तो अब आपके पास बच्चे कितना 12, तो 8 10 प्लस 8/μ, ये जो डिस्टेंस हो गई कहाँ से कहाँ तक, ये, इसमें बच्चे ये आपके पास 12 है, इजिकल टू 12 प्लस कितना, ये, और ये कितना है 8 माइनस 8/μ, तो ये हो गया 20, और 8/μ इधर आ जाएगा 16/μ, इजिकल टू 20 माइनस 10, दैट इज 10। तो ये हो गया बच्चे म्यू इजिकल टू 16/10, दैट इज 1.6। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, आपको सबको पता है नहीं। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, और काफ़ी बच्चे डरे रहते हैं इससे, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना। इसमें बच्चे हमें जो फील्ड ऑफ व्यू, जो ऑब्जर्वर है, उसका ध्यान देना है कि कौन देख रहा है। ये हवा में कोई चीज़ है तो उसको, जो डेंसर चीज़ है वो आपको शैलो नज़र आती है, इतना ना दिखकर उसको ये वाला सरफेस यहाँ नज़र आएगा। अब ये बच्चे ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा सारी चीज़ें हवा हवा है। ठीक हो गया, क्लियर? चलो और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, एक फॉर्मूला मैं और करा देता हूँ बच्चे। यदि आपके पास कंपोजिट स्लैब हो तो हम कैसे क्वेश्चन करें, ठीक है? कंपोजिट स्लैब ले लो, कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब में हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं, ये देखो मीडियम ही मीडियम हमने रख लिए। ऊपर बच्चे हमारे पास सपोजिंग फर्स्ट मीडियम है, ऊपर फर्स्ट मीडियम, फिर सेकंड मीडियम, फिर थर्ड मीडियम, और लास्ट में बच्चे फिर माना फर्स्ट मीडियम ही आ गया। इनकी वजह थिकनेस दे रखी है, सपोजिंग ये जो आपके पास है, ये मान लीजिए T1, ये मान लेते हैं T2। अच्छा, नीचे हम इसको बंद ही कर देते हैं, चलो होने दो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे आपके पास एक थिक बेस का एक टम्बलर है, ग्लास टम्बलर, इतना मोटा सा, ये एक आपके पास ग्लास है, और सपोजिंग इसमें ये पानी है, मान लेते हैं इसका सपोजिंग ये ग्लास है, ये सपोजिंग आपके पास वाटर है, और ऊपर बच्चे आपका हवा है। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बच्चे यहाँ बेस यहाँ रखी है। अब हमें इसकी एपरेंट डेप्थ निकालनी है। रियल डेप्थ तो दिख रही है आपको, नहीं, रियल डेप्थ है T1 प्लस T2। अब एपरेंट डेप्थ तो होगा क्या, मैं बताऊं जल्दी से, कि यहाँ से यदि हम एक रे ले लें,
एक रे लेते हैं, चलो ये देखो, ये तो इसलिए चले गए। दूसरी रे बच्चे जो यहाँ से आएगी, ये बच्चे डेंसर है। कौन सा? ये डेंसर है इसके रिलेटिवली, तो रे थोड़ा सा फैल जाएगी, है ना, थोड़ा सा डेविएट तो होगी। खैर ये देखो, एक मिनट, तो यहाँ से ये थोड़ा डेविएट होगी, डेविएट हुई है नहीं? तो यदि आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको ये कहाँ नज़र आएगी? यहाँ नज़र आएगी, इस जगह पर, इधर। लेकिन बच्चे अभी मीडियम फिर चेंज हो रहा है, अभी फिर चेंज हो रहा है, ये देखो, अभी मीडियम फिर चेंज हो गया, ये, और अभी हो गए। तो अब फाइनली आपको क्या लगेगा कि ये रे यहाँ पर है, यहाँ से आ रही है। तो ये जो आपके पास दिख रहा है, ये बच्चे फाइनल इमेज बनी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि टेक्निकली जिस ऑब्जर्वर यहाँ पर है, फिर ध्यान रखना, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होता है, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होता है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट उसी मीडियम में टेक्निकली दिखती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हवा में यहाँ पर है। ये आपके पास सपोजिंग ए पॉइंट ओ है, ये आई है, सपोजिंग ये मैं ए ले लेता हूँ। तो बच्चे जो एपरेंट डेप्थ होगी, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एपरेंट डेप्थ कितना है? ए आई, क्या था फॉर्मूला याद है आपको? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, रेयर से देख रहे हैं तो एक्चुअल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर T1 अपॉन म्यू वाटर, म्यू वाटर को आप म्यू 1 ले सकते हैं, सपोजिंग इट इज़ म्यू 1 एंड इट इज़ म्यू 2, ऐसे भी ले सकते हो। तो आप T1 अपॉन म्यू 1, उससे क्या है, थोड़ा सिमेट्रिकली बनेगा, T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2, या ऐसे आप सिग्मा भी लगा सकते हो, सिग्मा टी आई एथ अपॉन म्यू आई एथ। ठीक है, नहीं एक मिनट, सिग्मा सबकी जगह लगना चाहिए था, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी आई अपॉन म्यू आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n हो गया। आगे बच्चे नहीं, अब इसमें कभी कभी हो सकते है शिफ्ट पूछे, व्हाट इज द शिफ्ट? तो शिफ्ट आपको पता पड़ रहा है कि T1 प्लस T2 यानी ए ओ माइनस ए आई। ए ओ कितना है आपका? T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2, या जैसे मैंने वहाँ कराया था वही होगा कि T1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू 2। यदि जनरलाइज करना चाहे तो जनरलाइज कर देना, सिग्मा टी आई 1 माइनस 1 बाई म्यू आई, मत करो ये, ठीक है इतना। अब बच्चे थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस करने के लिए हम कंसेप्ट को और समझते हैं कि ग्लास स्लैब से रे जा रही है, रे थ्रू ए ग्लास स्लैब, रे थ्रू ए ग्लास स्लैब, रेज लिख देता हूँ, रेज थ्रू ग्लास स्लैब, एक्चुअली में बीम जा रही होगी, एक्चुअली मतलब बीम ऑफ लाइट, यानी कि बंच ऑफ रेज उसमें से पास हो रही है। और हम देखते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्ट है, माना एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसको कैसा लगेगा। तो सबसे पहला हम कंसेप्ट ले रहे हैं, फर्स्ट इज कि आपके पास डाइवर्जिंग रेज आ रही है, डाइवर्जिंग रेज,
डाइवर्जिंग रेज आर इंसिडेंट, डाइवर्जिंग रेज इंसिडेंट है। ग्लास स्लैब ये है, लेट अस हैव दिस ग्लास स्लैब। ये आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से मैं ग्लास स्लैब को थोड़ा छोटा ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये ग्लास स्लैब ले लिया तुमने। अब यहाँ पर कोई, ये देखिए, चलिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इससे जो है हम असली में डाइवर्जिंग रेज ले रहे हैं। तो फर्स्ट रे तो बच्चे सीधी चली जाएगी, ये तो चली जाएगी सीधी। दूसरी रे देखते हैं ये वाली, इसको दूसरा कलर ले लो चाहे, जिससे ये नज़र आए कि यहाँ पे हम सेकंड रे ले रहे हैं। ये लो, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे तो इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा ही नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पर, याद आ रहा है, तो इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो रे है, आपको पता है ये रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, बताया था आपको नहीं? तो इस रे को हम पीछे प्रोड्यूस करें, इसको, ये इस रे को यदि आप पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखो इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको जहां पर है, ऑब्जेक्ट जो आपको ये दिख रहा था, अब वो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आएगा। आया नहीं आया बोलो? तो ये है आपके पास, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओ, तो आपको ये इधर नजर आएगा, यानी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट है। और थिकनेस स्लैब की टी है, तो शिफ्ट कितना था यदि बताओ? मैंने बताया था शिफ्ट, ठीक, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो शिफ्ट इज इक्वल टू, बोलो भाई, रियल था आपके पास एक्स रियल माइनस एपरेंट था एक्स रियल अपॉन म्यू, तो एक्स रियल कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू, यहाँ भी देख लो ना, एरा रियल इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो शिफ्ट हो गया बच्चे कितना, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये आपको, तो यदि आपके पास स्लैब के ऊपर डाइवर्जिंग रेज हैं तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कन्वर्ज हो गई है, पास आ गई है। तो ऑब्जेक्ट जो रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, फिर मैं लिख दूँ ना, रियल तो पता ही है, ये सबको पता है रियल ऑब्जेक्ट है, यस। तो यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो वो आपके पास आता हुआ लग रहा है, थोड़ा सा क्लोजर हो गया है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट लिख लिखते हैं, समझ में आ गया? मैं थोड़ा तेज़ी से तो नहीं किया, ये देख लिया सबने देख लिया, यस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास वर्चुअल, माना आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, यानी कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग था ना, एक कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम ले लेते हैं। कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम, कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम ऑन स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये लेते हैं कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम ऑन ग्लास स्लैब। चलो ग्लास स्लैब बना लेते हैं पहले, ये ग्लास स्लैब बन गया, थिकनेस इसकी टी ले लेंगे, और कन्वर्जिंग बीम है तो चलो ऐसा करते हैं कि एक रे तो मैं ऐसे नॉर्मली ले लेता हूँ, सेकंड रे दूसरे कलर की ले लेते हैं, ये लो आपके पास ये रही सेकंड रे। और एक्चुअली में आपको पता है कि कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है ये, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं? तो एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा खिसका देता हूँ,
तो ये आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या बच्चे, यहाँ पर नॉर्मल माना हमने डाल दिया, यहाँ नॉर्मल डाल देते हैं, ये रहा। नॉर्मल डालने से आपने देखा कि रे को क्या हुआ, क्योंकि रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर से डेंसर जा रही है, देखो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इसको थोड़ा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये लो। उसके बाद बच्चे वही बात कि अब यहाँ फिर नॉर्मल डाल देते हैं, तो इट इज़ डेविएटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस इंसिडेंट रे के ये पैरेलल हो जाएगी, इस इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाने वाली है ऐसे। तो क्या लग रहा है आपको, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शिफ्ट हो गई है अवे, ये जो ऑब्जेक्ट है दैट हैज शिफ्टेड अवे ओ डैश। ठीक है, तो इधर शिफ्ट हो गई। कितनी शिफ्ट है, ये सपोजिंग थिकनेस t है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो शिफ्ट कितना हो गया बोलो, तो शिफ्ट इज इक्वल टू वही आएगा t इंटू 1 माइनस 1/μ। तो इसमें बच्चे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको ज़रा ध्यान से कर लेना, मैं भी करा देता हूँ एक क्वेश्चन। ग्लास स्लैब और मिरर यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलिए। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक ग्लास स्लैब है और कुछ ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है, ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ थिकनेस t इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड, ये रखा हुआ है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता जा रहा हूँ बच्चे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऑफ मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन। और एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 21 centimeter from pole, an object at distance of 21 centimeter, an object is placed, ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज नहीं लिखा है मैं तो लिख देता हूँ, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वेयर विल इट्स इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, फाइनल इमेज की पोजीशन। और ऑब्जेक्ट जो है बच्चे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो उसके a point object is placed at a distance of 21 centimeter from the pole on its axis। ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। रुक जाओ मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। फ्रॉम पोल ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो फाइंड इमेज पोजीशन। आया आपको समझ में क्वेश्चन? तो क्वेश्चन अच्छा है, ये देखो मैं आपको पहले इसको मिरर दिखा दूं कि मिरर है हमारे पास, ये रहा मिरर,
ये मिरर है और इस मिरर के सामने, अच्छा इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ, लेट इट बी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर बच्चे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में आपके पास ये स्लैब है। ये स्लैब दे रखी है 3 सेंटीमीटर की। देखना आप इसको ओरली क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो देखने में तो टफ लग रहा है, ये 3 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये कहीं रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पोल से 21 सेंटीमीटर दूर है ये। अब देखो फिर बात दोबारा देखना कि अब ये सिचुएशन पिछली सिचुएशन जैसी बन गई या नहीं। देखो ज़रा, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उससे रेज क्या होंगी, डाइवर्जिंग रेज होंगी। तो जब डाइवर्जिंग रेज है तो उसको शिफ्ट हो जाती है इधर की तरफ। तो बच्चे ये आपके पास कहाँ शिफ्ट होगा, तो ये आपको ऐसा लगेगा, मैं दोबारा एक बार दिखा दूँ चलो, कि ये इस तरह से आते हुए, एक मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं। ये देखो ये ऐसे आ रहा है, फिर ये थोड़ा बैंड होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और ये इसको ऐसा लगेगा ये यहाँ पर है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि आपको ओ डैश पर लगेगा, ये जो ओ डैश आ रहा है शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। अब बस हमें शिफ्ट देखना है, कितना है शिफ्ट, शिफ्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट निकाल लेते हैं पहले। चलिए बच्चे शिफ्ट, एक मिनट, कितना आ रहा है शिफ्ट जरा बोलो। तो शिफ्ट जो आया था वो था t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा और पकड़ लेता हूँ, इज इक्वल टू बोलो 3 इंटू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन 1.5, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। अब जब ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है ये वाला, तो मुझे बताओ कि मिरर को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट, ये जो रे आ रही है, दिस रे, ये जो रे मिरर को लग रही होगी, ये रे, ये मिरर को कहाँ कैसे लग रही है, मिरर को यदि मैं ऑब्जर्वर मानूँ तो इसको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो रे है वो यहाँ से आ रही है, और ये जो ओ डैश है ये बच्चे ओ से 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, और ये बच्चे पहले 21 था, तो इसका मतलब ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना बच गया। अब दिस बिकम्स बोलो 20 सेंटीमीटर, 21 माइनस 1 दैट इज 20 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर हो गया नहीं। अब 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर क्या लिखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब मिरर पर ये जो रे है ये कैसे आ रही होगी, नॉर्मली फॉल हो रही है, इट इज फॉलिंग नॉर्मली ऐसे, तो इट विल रिटर्न बैक, ये वापस चली जाएगी, और जैसे ही वापस आएगी तो बच्चे ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये तो मैंने बताया था ना, आप देखो यहाँ से यदि आपके पास कन्वर्जिंग बीम है तो ये आपका डाइवर्ज हो जाती है, तो ये कन्वर्जिंग बीम जैसे आ रही है, अब ये भी तो है नहीं, तो ये ऐसे आई, तो ये अब ऐसे पाथ लेती हुई वापस इसी पर आ जाएगी, क्योंकि मिरर को ऐसा लगेगा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो मिरर उसको वापस
रिवर्स कर देता है। तो रिवर्स करने के बाद फिर समझ में आया आपको क्या हुआ? रिवर्स करने के बाद ये तो 90 आ रही थी ना, ये इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये लो, तो अब बच्चे देखो सही समझ में आएगा कि ये इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और ये रिटर्न हो गई वापस, और ये रे रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, और फाइनली बच्चे ये यहाँ पर ही आ जाएगी। सबको क्लियर हो गया कि फाइनल इमेज कहाँ बनी? तो फाइनल इमेज बच्चे ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी जहाँ से ऑब्जेक्ट असली में था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक बार मैं और दिखा देता हूँ कि मैंने जो जैसे समझाया आपको, एक बार और देख लो। ये था मिरर और यहाँ पर है ग्लास स्लैब, और यहाँ पर है बच्चे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, असली में ऑब्जेक्ट यहाँ है, और ये जो मिरर है उसको ऐसा लग रहा है कि जो रे है, एक फर्स्ट रे तो बच्चे ये चली गई, खैर ये वापस लौट कर आ गई, चलो इसको सेकंड रे मान लेते हैं। फर्स्ट रे जो है बच्चे वो ऐसे हुई, उसके बाद ये थोड़ा सा बेंट हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ऐसा लग रहा है आपको कि ये यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ पर आ गई है। अब ये जो आपके पास ये दिख रहा है, ये लाइन, ये जो ओ डैश है, दिस इज एक्टिंग एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये आपके पास रेडियस के बराबर है, रेडियस क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, और ये बच्चे आपका 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई है, तो इस पर मिरर पर ये नॉर्मली आई है। और नॉर्मली आने से दिस रे हैज़ रिटर्न बैक, वापस चली गई है। रिटर्न बैक को मैं चलो रेड से दिखा देता हूँ, ये ऐसे, एंड इट विल रिट्रेस द पाथ। तो ये बच्चे फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? तो फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स, इसी से कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड्स इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? ठीक है, अब हम ये तो मैंने बड़ा अच्छे से क्वेश्चन बताए दिए, खैर इस पर अब मुझे लग रहा है कि नया एक टॉपिक शुरू कर देते हैं। वो टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डेली लाइफ में काम आता है। जैसे आपको पता है कि डायमंड यानी ग्लिटर करता है, तो डायमंड क्यों ग्लिटर करता है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो सब देखेंगे। और वर्ड ऑफ फिश, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक फिश का संसार, वर्ड ऑफ फिश इज confined in a circle। लग रहा है कुछ आपको? अरे एक्सक्लेमेटरी साइन, कि पूरे जो फिश को अपना उसका संसार एक छोटे से सर्कल में सिमट जाता है। ऐसा लगता है कि बस उसका संसार एक सर्कल ही है, जब वो संसार आपको पता है कितना दूर तक फैला हुआ है, होराइजन देखो कितनी दूर है, इन्फिनिटी तक है, सब डायरेक्शंस में इन्फानाइट तक संसार फैला हुआ है। लेकिन फिश को पूरा इन्फानाइट चीज़ उसको एक छोटे से सर्कल में नज़र आती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक पानी के अंदर एक बल्ब रख देते हैं, तो बल्ब जो है बच्चे लाइट निकालना होगा, तो लाइट जो है एक छोटे से
सर्कुलर आप देखोगे जो टैंक के अंदर बल्ब है, तो टैंक के सरफेस का जो अपर सरफेस है जहाँ पानी का लेवल है ऊपर तक, उसका केवल एक छोटा सा सर्कुलर पोर्शन ही इल्यूमिनेट हो रहा होगा और सब आपका डार्क होगा, वही चमक रहा होगा यदि अंधेरे में देखते हैं तो। ये सारी चीज़ें ठीक है। चलो सबसे पहले हम टोटल इंटरफ्रेक्शन को देखते हैं। इसके लिए आप बाउंड्री ले लेते हैं और बस ध्यान ये रखना है कि नीचे एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है। ऊपर मान लीजिए रेयरर मीडियम है और नीचे आपका डेंसर मीडियम है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये लो पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोजिंग यहाँ से हमारे पास एक रे है, ये लो, इसको थोड़ा सा थिन ले लेते हैं, ये लो रे, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। आपको पता है कि व्हाट विल हैपन, इट विल बी डेविएटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यदि हमने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, सपोजिंग हमने इस एंगल को बढ़ा दिया, ये लो सेकंड रे, नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो क्या हुआ, सपोजिंग आपके पास ये जो रे एंगल है, इससे तो बच्चे ये एंगल ज़्यादा ही हो गया। जब इस एंगल के लिए रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो बच्चे ये और ज़्यादा डेविएट होगी। तो ऐसा ना हो कि ये जो रे है वो सरफेस के पैरेलल ही चली जाए, ऐसे, ये सेकंड रे। यानी कि हुआ क्या बोलो, इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सी। तो सी इज क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट कर सकते हो या कुछ लोग आईसी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90। मैं अभी आगे लिखा दूंगा। अब थर्ड सिचुएशन और लेते हैं। सपोजिंग हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, ये लो थर्ड वाली थोड़ी बड़ी दिखा दी। नॉर्मल बच्चे आपके पास ये है ही, यहाँ पर हमने नॉर्मल डाला ही हुआ है, ये नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर दिया, ये एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट विल हैपन, तो बच्चे ये रे वापस इसी मीडियम में लौट कर आ जाएगी। ये बड़ा जादू लग रहा है, जबकि कोई मिरर नहीं है तब भी आप रे को ट्रांसपेरेंट, देखो दिख रहा है आपको, ये तो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, ये मानी ग्लास है, माना हवा है। तो ये रे जो है ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ रही है, इसका मतलब ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जितना एंगल ये है थीटा, इतना ही ये हो गया, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है। तो कंडीशन समझ में आगे टोटल रिफ्लेक्शन की, कि आपके पास रे की जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो डेंसर से रेयर की होनी चाहिए, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। और इस एंगल को, क्रिटिकल एंगल को हम ग्रेजिंग एंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रे है वो सरफेस के पैरेलल है। क्रिटिकल एंगल को क्या कह सकते हैं, ग्रेजिंग एंगल, GRAZING, ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल समझ में आ गया। उसके लिए जो रे है, फाइनल जो रे आ रही है आपके पास, जो इमर्जिंग रे है, वो पैरेलल टू सरफेस हो जाए तो उसको हम ग्रेजिंग एंगल बोला जाता है। अब हम डेफिनेशन लिख लें थोड़ी सी, लिखो। एक तो क्रिटिकल एंगल या ग्रेजिंग एंगल की डेफिनेशन। ग्रेजिंग एंगल याद रखना बच्चे, कभी पता पड़ा कि आपको ग्रेजिंग एंगल पूछ लिया तो ज़्यादातर बच्चों को क्रिटिकल एंगल ही पता है, ग्रेजिंग एंगल नहीं पता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
फॉर विच, जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं उसी तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। आया बच्चे समझ में? नहीं आपको? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90। तो अब हम इसी से कुछ रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि आप जरा स्नेल्स लॉ लगा दो, जरा एक बार स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ कहाँ लगा रहे हो? जरा पीछे चलते हैं, इस पॉइंट पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो है, ये पॉइंट सपोजिंग आपका ए था, ये आपका बी है, तो हम बी पॉइंट पर हम ग्रेजिंग ये निकाल दें। चलो, तो स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रे जा रही है टेंसर मीडियम से, यानी म्यू टी लिख दूँ इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर। हमेशा बच्चे फॉर्मूला मत याद रखो, आप बस स्नेल्स लॉ याद रखो। साइन 91 है, सबको पता है 1 है, तो बच्चे साइन सी यानी म्यू डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर हो गया। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई? साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, यानी कि रिफ्रैक्टिव, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। न्यूमेरिकल्स तभी होंगे जब आपको कंसेप्ट आ रहा होगा, विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इसको चाहे आप म्यू लिख सकते हो, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब थोड़ा थोड़ा सा याद है, वैसे याद चलो देख लेते हैं। यदि हमारे पास ऑर्डिनरी ग्लास है, फॉर ऑर्डिनरी ग्लास, तो सिंपल ग्लास ले लेते हैं, तो उसमें जो म्यू की वैल्यू है वो 1.5 है, तो क्रिटिकल एंगल बचे 42 डिग्री है। अब आप जरा मुझे बताओ कि यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम कर दें, यदि म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो साइन सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, साइन 00 साइन 91। इसका मतलब वाटर के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो सी रिफ्रैक्ट क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। और जितना म्यू ज़्यादा है, जैसे म्यू डायमंड तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी 2 पॉइंट समथिंग 2.4 या 2.3 ले लेते हैं, तो बच्चे जो क्रिटिकल एंगल डायमंड का वो तो बहुत ही कम होता है नहीं? तभी तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो आपके पास करीब करीब 22 डिग्री के आसपास है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, यानी कि दिस इज वेरी लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो ग्लास से तो कम ही है। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया ये क्रिटिकल एंगल, इसके बाद मैंने कंडीशंस बतानी है, और इसको मैं इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और फिर हम आगे वर्ड ऑफ फिश भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए। इसमें जो मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ।